मेरा नाम पूजा है। मेरी माँ बीमार रहती थी। मैंने बीए किया हुआ था। हमारी दुनिया में कोई भी नहीं था क्योंकि मेरा सगा बाप मर चुका था और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मगर मेरे सौतेले बाप की पहली बीवी भी थी और वह मेरी माँ को घर से निकाल चुका था। उसने मेरी माँ की खूबसूरती देखकर शादी कर ली थी, लेकिन जब इसकी पहली बीवी को पता चला तो उसने मेरी माँ को तलाक दे दी और कहा कि मेरी पहली बीवी अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी सारे ख़ानदान में कोई इज्जत नहीं रहेगी और मैं गरीब भी हो जाऊंगा क्योंकि सब कुछ मेरी पहली बीवी का है। मेरी माँ पहले लोगों के घरों में काम करती रही, मुझे पढ़ाया लिखाया और उसके बाद बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। अब मेरी बारी थी कि मैं उनकी मदद करती। मैं पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन इस तरह से घर नहीं चलता था क्योंकि मेरी माँ की दवाइयाँ भी आया करती थी जो बहुत महंगी थी। माँ बिस्तर पर पड़ी थी और उठ नहीं सकती थी। शायद उनका मर्ज उनका दुख था, मोहब्बत ने उनको मारा था। मेरी माँ मुझे कहती थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तू अपनी मर्जी से किसी से शादी कर ले ताकि मैं सुकून से मर सकूँ, लेकिन मैंने माँ को कह दिया था कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। आपको शादी करके क्या मिला था? मैंने सोच लिया कि मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसमें मुझे महीने के अच्छे खासे पैसे मिले। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने एक नौकरी के बारे में बताया कि वहाँ का मालिक बहुत ही शरीफ है और अच्छा इंसान है, वह तुम्हें नौकरी ज़रूर देगा। मैं वहाँ गई और मैंने उस मालिक को देखा तो मैं हैरान रह गई। उसकी उम्र 36 साल होगी। उसका नाम सिंघानिया था। वह बहुत ही खूबसूरत इंसान था। मैंने उसे अपने बारे में बताया, ज़्यादा नहीं, बस ये बताया कि मैं बहुत मजबूर हूँ। उसने कहा यहाँ आपसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे कोर्स भी किए हुए थे और मैं सुबह से बैठा हूँ और मैंने इतने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। वह अच्छा इंसान था। कहते हैं कि अच्छा इंसान दूसरों के दुखों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसने भी अंदाज़ा लगा लिया कि मैं वाकई मजबूर हूँ और उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। जब मैं ऑफिस में आकर बैठी तो एक लड़की ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, सुबह से इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं और सर ने उन सबको रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें रख लिया। कहीं तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं रखा? आजकल ऑफिस में लड़कियों को शक्ल देखकर ही रखा जाता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कपड़े बहुत सादे से पहन रखे हैं। कल से अच्छे कपड़े पहन कर आना। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने मेरी खूबसूरती देखी थी। मैंने इस लड़की की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं इस ऑफिस में काम करने लगी। मुझे कभी छुट्टी चाहिए होती तो सर छुट्टी दे देते और कभी कभी तो ऑफिस की गाड़ी में बिठाकर मुझे घर भी भिजवा देते थे। मुझे लगा कि मेरे साथ इस तरह का रवैया है, लेकिन बाकियों के साथ भी उनका रवैया ऐसा ही था। इसका मतलब कि वे बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दी और कहा कि इसको तुमने पूरा करना है, बहुत ही ज़रूरी फ़ाइल है। कुछ देर बाद मुझे मेरी माँ की कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने दवाई तो खा ली है मगर आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने माँ से कहा कि आप फिक्र मत करो, आज मैं जल्दी आ जाऊँगी। फिर मैं फ़ोन बंद करके अपने काम में बिज़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने माँ को कॉल की तो वह कॉल नहीं उठा रही थी। मैं परेशान हो गई थी। सर भी वहाँ से जा रहे थे और मैं बाहर खड़ी थी। मुझे कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो मुझसे पूछ लिया। मैंने बताया कि माँ की कॉल आई थी, वह बिस्तर पर पड़ी है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सर कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं सर के साथ गाड़ी में बैठ गई। वह मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए आए और वहाँ से जाने लगे। तब अचानक मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह वापस अंदर आ गए क्योंकि मेरी माँ दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि मैं पहले क्यों नहीं आई। मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं बेहोश हो गई और मुझे पूरे एक हफ्ते के बाद होश आया। तब तक मेरी माँ की अर्थी भी जल चुकी थी और ये सब कुछ सिंघानिया सर ने किया था। लेकिन अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि मकान मालिक बड़ा ही बुरा इंसान था। मुझे पता चल गया कि उसकी नीयत खराब है। जब मैंने उसकी बात ना मानी तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपना थोड़ा सा सामान लेकर ऑफिस आ गई। सब मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग क्यों है। मैंने कहा कि मैंने किसी रिश्तेदार के घर जाना है, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी। सोचा कि शाम तक ऑफिस में बैठ जाऊंगी, इसके बाद देखूंगी कि कहाँ जा सकती हूँ। सारे लोग ऑफिस से निकल गए और मैं वहाँ अकेली बैठी रह गई।
मैं रो रही थी। जब सिंघानिया सर मेरे पास आए और मुझसे रोने की वजह पूछने लगे, तब मैं उन्हें बताने लगी कि मुझे मकान मालिक ने अपने घर से निकाल दिया है। तब उन्होंने कहा कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर चलो और वहीं पर रहना। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ? मैं तो आपको अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर रहने से अच्छा है कि तुम मेरे घर ही आ जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैंने इस पर भरोसा कर लिया और मैं उसके घर चली गई। जब घर में दाखिल हुई तो वहाँ पर नौकरानी थी जो काफ़ी बड़ी उम्र की थी। शायद वही घर को संभाला करती थी, क्योंकि बाहर चौकीदार भी था और एक और नौकरानी भी थी जो किचन में खड़ी काम कर रही थी। इस औरत का नाम सुमन था। सर ने सुमन को कहा, ये लड़की आज से यहाँ रहेगी, इसके लिए कमरा साफ करवा दो और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वह औरत भी बहुत अच्छी थी। उसने मेरा सामान लेकर कमरे में रखवा दिया और कहा, तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उसने कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ज़रूर बता देना। मैंने 2-3 दिन से खाना ठीक से नहीं खाया था। आज पेट भर के खाना खाया तो सुकून आ गया। इस औरत को भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, इसी तरह लोगों की मदद करते हैं। उनका अपना भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा है। शाम होने वाली थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी सुकून की जगह पर आ गई हूँ। अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और शायद ऐसा ही था। रात हुई तो मेरा खाना नौकरानी मेरे कमरे में ले आई। उसने कहा कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खाना कमरे में ही मिल जाएगा। फिर उसने खाना मेरे सामने रखा और वहाँ से जाने लगी, पर अचानक से पलटी। फिर उसने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि ये घर अब आपका अपना घर है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। कपड़े, जूते, सब कुछ हम मंगवा देंगे। सर खुद पैसे देते हैं और मैं ही जाकर ये सारे काम करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, रात को कमरे से बाहर नहीं निकलना। मुझे ये बात सुनने में इतनी अजीब नहीं लग रही थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज़ा बहुत अजीब था। मैंने कहा, रात को वैसे भी मेरा कोई काम नहीं होगा, मुझे जल्दी सोने की आदत है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। फिर वह नौकरानी कहने लगी, आप अपनी ज़रूरत के सारे काम रात 9 बजे से पहले कर लीजिएगा, और इस बात को कोई मजाक नहीं समझेगा। ये बिल्कुल सीरियस बात है। बस आपको इस घर में रहते हुए इसी चीज़ के लिए ध्यान रखना है। मुझे ये बात कुछ अजीब लगी। उसने कहा कि मैं आपसे सुनने के लिए खड़ी हूँ। फिर आप 9 बजे के बाद कमरे से बाहर तो नहीं निकलेंगी। आपको इस बात का पक्का यकीन दिलाना होगा, ताकि आपको किसी बात की गहराई का पता चले। मैंने कहा, ठीक है, मैं 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़े पैसे जमा हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसने कहा कि ये तो आपके मामलात है, ऊपर वाला आपके लिए आसानी पैदा करे। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह भी बता दें। मैंने कहा, नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कमरे के अंदर ही बाथरूम भी था, ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद थी। कमरे में टीवी भी था और एसी भी था। वैसे भी 9 बजे के बाद मुझे बाहर निकलकर करना क्या था? मैं जल्दी सो जाती थी। मैं सुबह उठ जाती और पूजा करती और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती। यहाँ पर भी मेरा यही रूटीन था। आज की रात तो मैं सुकून से सो गई और मेरी आज की रात सुकून से गुजरी। माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन इस बात पर खुश थी कि मेरी इज्जत महफूज है, वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती। आज कई दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। सर ने कहा था कि ऑफिस वालों को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर में रहती हो, नहीं तो वह उल्टी सीधी बातें करेंगे और तुम्हारे खिलाफ बातें हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कोई मुझसे पूछेगा तो कह दूंगी कि अपने घर में रहती हूँ। मुझे सिंघानिया सर की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि वह ऑफिस में मेरे साथ ऐसे पेश आते थे कि जैसे हम एक घर में रहते ही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वह मुझे ऑफिस से घर नहीं ले जाया करेंगे, जबकि मैंने भी तो इसी घर में जाना होता था, लेकिन मैं रिक्शे पर जाती थी। एक दिन मैंने बड़ा ही अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि सर अपने ऑफिस में बैठे थे और मैं कोई फाइल देने जा रही थी, लेकिन कांच के दरवाजे से उनको देखकर मैं साइड पर हो गई और फिर चुपके से उनको देखने लगी। वे वहाँ पर बैठकर रो रहे थे। मैं हैरान रह गई कि वह भला क्यों रो रहे थे। ऐसी क्या बात थी? उनके रोने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बेबसी से रोता है। वे बहुत ही बेबसी से रो रहे थे। उनको ना जाने किस बात का दुख हो रहा था। फिर उन्होंने किसी को कॉल मिलाई और उससे बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी और अपने आंसू साफ कर लेने के बाद अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उनको लिफाफे में डालने लगे। मैं अंदर गई तो मैंने फाइल रख दी। मुझे लगा कि वह मुझसे भी नज़रें चुरा रहे थे। उनकी शक्ल से लग रहा था कि वे बहुत रोए हैं, इसलिए मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है,
मैंने कहा, नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, मगर सर मैं हमेशा आपके घर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, जब तक आपका कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता आप रह सकती हैं, लेकिन आप जहाँ भी मकान लेंगे पहले मुझे वह जगह दिखा दीजिएगा। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उनका कहना था कि किसी ऐसी जगह ना पहुंच जाइएगा जहां पर आपकी जान और इज्जत को खतरा हो, इसीलिए मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। रात में अपने कमरे में थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खाना खा लिया था। 9 बजे से पहले ही मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए थे, मगर रात 12 बजे के बाद मुझे रोने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कि आवाज़ कहीं आसपास से आ रही थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि यहाँ पर आसपास कोई भी घर नहीं था। ये घर एक टाउन में बना हुआ था और ये टाउन भी शायद नया बना था, इसलिए यहाँ प्लॉट खाली थे और ये आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। फिर मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही है, लेकिन आवाज़ एक बूढ़े आदमी और 2-3 लड़कियों की थी जो मिलकर रो रहे थे। मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन हो गया था कि आवाज़ें यहीं से आ रही है, लेकिन इस घर में तो सिंघानिया सर के अलावा कोई भी नहीं रहता था। नौकर भी अपना काम करके चले जाया करते थे। शायद वह नौकरानी भी यहीं पर रहती थी, लेकिन इसके लिए तो पीछे क्वार्टर बना था और यह आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन मुझे कहा गया था कि रात को बाहर ना निकलना, इसीलिए मैं नहीं गई। थोड़ी देर तक आवाज़ आती रही, फिर कुछ तोड़ने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने कोई चीज़ तोड़ दी है, और इसके बाद बहुत खामोशी छा गई। मैं हैरान रह गई और अगले 2-3 दिन तक भी रोज़ रात को इसी तरह से आवाज़ें आया करती थी। मैंने एक दिन सुमन से पूछा कि इस घर में कोई और भी रहता है क्या? उसने कहा, यहाँ पर सिंघानिया साहब रहते हैं। मैंने कहा कि उनके माँ बाप और कोई घर वाले? उसने कहा कि उनके माँ बाप के बारे में हमने कभी नहीं सुना और ना हमने उनसे सवाल किया। मैंने कहा, कोई रिश्तेदार जो इस घर में आता हो? इस बात पर वह कहने लगी कि तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, ऐसे ही पूछ रही हूँ। उसने कहा कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता, वे अकेले हैं और अकेले रहते हैं, उनको अकेले रहना ही अच्छा लगता है। मैंने कहा कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा कि देखो साहब जी, ना तो मेरे भाई हैं ना मेरे बेटे हैं जो मुझे हर बात बताते हो। नहीं की शादी तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे वह लड़की होगी बहुत खुशकिस्मत जो उनकी ज़िंदगी में आएगी। मैंने कहा, हाँ वाकई बहुत खुशकिस्मत होगी, क्योंकि सिंघानिया सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा कि रात को मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी थी। सुमन सब्जी काट रही थी, उसने अपने हाथ रोक दिए। उसने कहा, कैसी आवाज़ें? वह बिना मेरी तरफ देखे हुए बोली, जैसे कि घबरा गई हो। मैंने कहा कि किसी बाबा जी की आवाज़ थी और उनके साथ लड़कियों की आवाज़ आई थी, जैसे वे रो रही हो। उसने कहा कि अच्छा, वे साहब जी अपने कमरे में टीवी लगाकर बैठे होंगे। टीवी की आवाज़ तो तुम्हें पता है पूरे घर में गूंजती है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कि वह टीवी देख रहे हो और टीवी पर ऐसी कोई चीज़ भी लगी हो, लेकिन जब टीवी पर कोई फिल्म या ड्रामा लगा होता है तो उसके साथ तो म्यूज़िक की आवाज़ आती है, जो फिल्मों और नाटकों में होता है। ये भी हो सकता था। उसने कहा, तुम बहुत सवाल करती हो। इस घर में रहना है तो चुपचाप आराम से रहो, जो तुम चाहोगी तुम्हें मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सवाल नहीं करना। सर को ज़्यादा सवाल पसंद नहीं है, मैं उनसे कभी भी सवाल नहीं करूँगी। उसने कहा कि मुझे भी ज़्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर मैंने उनको कह दिया कि तुम में कोई मसला है तो वे यहाँ से तुम्हें निकाल देंगे। मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि इसका 5 मिनट के बाद ही मूड बदल जाता था। कभी ये कोई और बात करती तो कभी कोई और बात करती, कभी इसका लहजा किसी और तरह का होता था और कभी किसी और तरह का। वह ऐसे थे जैसे यहाँ पर मालकिन लगी हुई हो। खैर, मैं चुप हो गई। सुमन से ज़्यादा बहस ना की, मगर मुझे रोज़ रात को लड़कियों की और एक बाबा जी की रोने की आवाज़ आती थी। मुझे घर में तकरीबन 15 दिन होने वाले थे। मुझे यकीन हो गया था कि टीवी नहीं है। कोई भी रोज़ एक ही तरह की चीज़ टीवी पर नहीं देख सकता है। एक दिन सुमन मेरे कमरे में आई। वह मुझे पहले ही खाना देकर जा चुकी थी और 9 बजे के बाद का वक्त था। वह मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए ही आ गई। मैंने कहा, खैरियत? तुमने मुझे कहा था कि 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना और तुम खुद बाहर फिर रही हो। उसने कुछ नहीं कहा। कहने लगी कि मुझे तुमसे काम है, आज तुम्हारी बारी है। मैंने कहा कि मेरी बारी? किस चीज़ की है? मैंने सुमन को देखा तो काफ़ी थकी हुई और बीमार लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, मेरे साथ चलो, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें वैसे भी बहुत शौक है सब कुछ जानने का कि इस घर में क्या होता है।
आज वही सब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं इसके अंदाज से डर गई थी कि क्या होने वाला था मेरे साथ और क्या होता था इस घर में। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती ले गई। मैंने कहा कि क्या कर रही हो। वह मुझे दूसरे मंजिल की तरफ लेकर जा रही थी और एक बड़े से कमरे में जाकर उसने मुझे छोड़ दिया। सामने देखा तो हैरान रह गई। उस कमरे में 4 नौजवान लड़कियां थी, शायद कमसिन कहना मुनासिब होगा। कोई 12 साल की थी तो कोई 13 साल की। वह बुरी तरह रो रही थी और साथ एक 70 या 80 साल का बाबा जी भी था। उन सब की हालत बड़ी ही अजीब थी। ऐसा लगता था कि वह दर्द से रो रही है, लेकिन उनके जिस्म पर कोई भी जख्म नहीं थे। सुमन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें आज की रात में सबका ख्याल रखना होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा कि कौन लोग हैं। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि बच्चियाँ सर जी सड़क से उठा कर ले आए हैं, जिनसे ज़बरदस्ती नशा करवाया जाता था। और ये बाबा जी भी जो सड़क पर नशे में पड़े थे, उनको किसी तरह का कोई होश नहीं था। इन सब से गलत काम करवाया जाता था। अब उनको ख़रीद कर लाए हैं, उन सब का इलाज चल रहा है और उनको नशे की इतनी आदत हो गई है, अब उनको नशा नहीं मिलता तो सारी रात रोते हैं और मुझे सारी रात उनका ख्याल करना पड़ता है। असल में मैं एक नर्स भी हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उनकी देखभाल करनी है, बस एक दवाई देनी है और उनको सुलाना है। क्या तुम ये कर सकती हो? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। उसने मुझे काम समझाया और खुद एक तरफ बैठ गई। इसकी तबीयत खराब थी, अब मुझे सब कुछ पता चल गया था। शायद उस दिन सर पैसे भी इसी वजह से डाल रहे थे और उन लोगों के लिए रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है, तो मैं कई कई दिन सो नहीं पाता। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब मैं भी रोज़ उनका ख्याल करती थी। सुमन मुझे कहने लगी कि साहब जी ने कहा है कि बात कम से कम लोगों को पता चले, इसलिए तुम्हें मुंह बंद रखना होगा और इसलिए तुम्हें मना किया था कि रात को बाहर ना निकलना। बस आज मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं तुम्हें ले आई हूँ। कुछ दिन बाद मैंने सर से कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि कौन होगी जो मुझसे शादी करेगी और फिर सारी ज़िंदगी मेरे साथ लोगों का ख्याल करती फिरेगी। मैं खामोश हो गई और वह भी खामोश हो गए। एक हफ्ते के बाद सुमन ने मुझे कहा कि सर तुमसे शादी करना चाहते हैं। मेरे दिल में ये बात तो कब से थी। मैंने कहा मैं राज़ी हूँ, मैं उनसे शादी करूँगी और मैं उनके साथ मिलकर ये अच्छा काम करूँगी, क्योंकि ये काम करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने शायद दिल ही दिल में उनको समझा था, लेकिन वह बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। उन्होंने इज्जत से मेरे लिए शादी का पैगाम भेजा था। मैंने हाँ कर दी थी। हम लोगों की शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, घर में ही रस्में हो गई थी। इसके बाद से मैं भी सब लोगों का ख्याल करती हूँ। इसमें से 2 बच्चों के घर वाले मिल गए हैं और उनको भेज दिया गया है। बाकियों के घर वालों की तलाश जारी है। बाबा जी अब पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। अब रात को कोई भी नहीं रोता और अब ये लोग सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहेंगे। इसके अलावा भी सिंघानिया सर इसी तरह के पुण्य कमाने वाले काम करते रहते हैं। सिंघानिया सर और मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने अपना पुराने घर को एक NGO बना दिया है, जहां गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की जाती है, उन्हें रहने और खाने की चीज़ें दी जाती हैं। आज सिंघानिया सर और मैं दोनों मिलकर इस NGO को चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।